वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम फिजिक्स की बात में शुरू करने जा रहे हैं वहीं से जहां से हमने पिछले वीडियो क्लास में अपना टॉपिक ख़त्म किया था। तो हम कर रहे थे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। आपको याद है ना, हमने 3 एप्लीकेशंस कहे थे। उन 3 में से पहला एप्लीकेशन हमने शुरू कर दिया था करना है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला, राइट। और इसमें हमने कहा था कि this technique, this application is based on the principle of homogeneity. Which principle? Principle of homogeneity, which tells you that only like terms can be added. We can add like terms only. Displacement can be added to displacement only. If x is displacement, y is displacement, they will be added and we will get some डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैं भी इसको मैं z कह दूँ। यहाँ पे तीनों ही डिस्प्लेसमेंट है। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यू कैन ऐड से वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका फ़ायदा हम कैसे लेंगे? पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछली वीडियो क्लास में कि सपोज यहाँ पे अल्फ़ा है तो हमें कोई बोले कि y एंड z डिस्प्लेसमेंट, तो बताइए अल्फ़ा क्या है। तो हमें लग रहा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बेसिक आइडिया से कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन एट द लाइक टर्म्स डिस्प्लेसमेंट शुड बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट, सो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। इसका डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का ही होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ चलिए आज की हम यात्रा शुरू करते हैं। लेट अस टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स और फ्यू प्रॉब्लम्स और वहाँ से हम फिर से इस बात पे आते हैं। और एक और बात, हमने ये कहा था कि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला में यदि डायमेंशनली कोई फार्मूला सही आ भी जाए, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फार्मूला सही आ भी जाए, तो एक्चुअल में वो फार्मूला सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन डायमेंशनल में यदि कोई फार्मूला गलत हो जाए तो दैट मीन वो फार्मूला गलत ही होगा। यानी पहली कंडीशन क्या है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी माने कि हर एक टर्म के जो डायमेंशनल फार्मूली हैं दे शुड बी सेम। यदि वो सेम आए तो फार्मूला सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वो सेम नहीं आए तो दैट मीन वो फार्मूला 100% गलत ही होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन फार्मूला विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv²। ऐसा लिख दिया मान लीजिए हमने। तो हमें पता है कि ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो 12mv² होता है। लेकिन जब डायमेंशन चेक करेंगे तो इसके डायमेंशनल फॉर्म लिखेंगे फार्मूला आप, और एज ए होल इस टर्म का लिखेंगे तो डायमेंशन सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट चाहे 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, 1/5 हो, तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये ड्रॉबैक है कि इट नेवर टेक्स केयर ऑफ सच न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए। लेट अस चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, द correctness of a formula which is for height of the liquid in a capillary tube। हम पढ़ेंगे 11th क्लास में ही फार्मूला। अब पता नहीं गलत है कि सही, इसको आप देखिए कि ऐसा यदि लिखा जाए फार्मूला वेयर सिंबल्स हैव द यूजफुल मीनिंग्स, तो ये फार्मूला सही है या गलत है? दिस इज h height is equal to 2s, दिस इज कैपिटल S एंड कैपिटल S इज सरफेस टेंशन, राइट। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। मैं देखिए अब एक बात और, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है एंड राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर एक ही टर्म है। तो सिंगल टर्म यहाँ पे है, सिंगल टर्म यहाँ पे है। तो पहले मैं लिखता हूँ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लेफ्ट हैंड टर्म। ये हाइट है, तो हाइट का फार्मूला क्या होता है जी? लेंथ। दैट मीन ये तो चलो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करके लेंथ आ गया तो फार्मूला सही है, नहीं तो फार्मूला डायमेंशनली गलत है। डायमेंशनली गलत है, सही पता नहीं है कि नहीं, वो जब पढ़ेंगे कैपिटल तब देखेंगे, राइट। तो पहले देखते हैं सरफेस टेंशन। यू मस्ट राइट कि ये क्या है? दिस इज सरफेस टेंशन। तो आपको याद आ रहा है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज इक्वल टू mt-2, आई थिंक यू कैन रिकॉल। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। फिलहाल देखिए कॉस थीटा कोई नंबर ही आएगा, जैसे कॉस 30, कॉस 45, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, छोड़िए इसको भी। r इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो लेंथ। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml-3, and g is acceleration due to gravity, lt-2. Let us see that what is the dimensional formula for right hand side, 2 cos theta divided by r rho g। इसका dimensional formula क्या होगा? So let us try to see। s क्या हुआ जी? अभी लिखा था हमने mt-2,
2 तो छोड़िए पहले ना, cos थीटा भी नहीं है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या है पहले r इज लेंथ, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज LT माइनस 2, दैट बिकम्स, एक m था वो कट गया तो m तो रहा नहीं, तो m इज 0। बात करते हैं L की, L1 and 1 2, राइट, 2L है और ये -3 है, तो दिस इज L -1 नीचे, ऊपर जाकर L1 हो गया, एंड T इज -2 है नीचे, ऊपर -2 कट गया 0, तो बिल्कुल ये L आ जाता है। दैट मीन दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, और अदरवाइज भी ये करेक्ट फार्मूला है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज इट राइट? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके 3 पार्ट्स रहेंगे, और तीनों के तीनों पार्ट ये डिपेंड करेंगे 3 क्वांटिटीज के ऊपर, H, G और C, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। डायमेंशन याद कर लीजिए कितने होते हैं। ओके, लेट मी टेक फर्स्ट इज चेक वेदर m is equal to hc by g root is dimensionally correct और incorrect। ओके, देखते हैं। तो पहले करते हैं डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड m। क्या होगा जी, है ना, डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज m। मास तो मास ही होता है, m L भी 0 T भी 0, तो नो नीड टू राइट, ओनली राइट m। ओके, ये हो गया। एंड नाउ यू विल राइट डायमेंशनल फार्मूला फॉर राइट हैंड साइड, प्लैंक्स कांस्टेंट याद है क्या होता है, दिस इज mL2T minus 1, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। सेम फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम आल्सो, c is LT minus 1 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है जी, सो दिस इज इक्वल टू m minus 1 L3T minus 2, और इस सारे का रूट साथ में है ये, तो दिस इज 1/2। लेट अस सॉल्व दिस। कितना हो गया ये, देखिए m-1 है, ऊपर गया तो दिस इज m2। ओके, L चेक करते हैं, L2 and 1 3, नीचे 3 कट गया। T चेक करते हैं, -1 -2 हुआ नीचे, सब कुछ कट गया, एंड पावर इज 1/2, दैट मीन्स दैट इज m, है ना, 2 का 1/2, दिस इज m। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला m ही हो गया, सो दिस फार्मूला इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन राइट मास इन टर्म्स ऑफ दिस 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यदि इनको लिया जाए तो। H, G एंड C आर नॉट अदरवाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ दिस H, G एंड C if these 3 are taken as fundamental quantities. This is how we'll proceed. इसके लिए हम डेरिवेशन आगे हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है वहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया। आई होप समझ आ गया होगा। तो ऐसा ही एक और करते हैं, एंड लेट अस राइट कि HG बाय C³ इज इक्वल टू L²। इसको भी चेक करिए जरा, ये आता है कि नहीं। ठीक, तो कैसे करेंगे, HG बाय C³ का लिखेंगे पहले डायमेंशनल फार्मूला। व्हाट इज H, प्लैंक्स कांस्टेंट, mL2T minus 1, G कितना होता है, m-1 L3T minus 2। जिनको नहीं पता लगा कैसे लिखा, दे कैन गो टू प्रीवियस लेक्चर। C³ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, LT minus 1 का पावर कितना हो गया जी, 3। लेट अस चेक ये कितना हुआ, पहले ऊपर चेक कर लीजिए, 1 and -1 इज 0, L चेक करिए, 2 and 3 इज 5, T चेक करिए, -1 and -3। इन द डिनोमिनेटर इट इज m तो है नहीं, एंड व्हाट इज L, L इज 3 एंड T इज -3, सो लेफ्ट विद m0 है, सॉरी m और T कट जाते हैं और L सिर्फ 2 बच जाता है। तो ये बना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। लिख लो चाहे यहाँ पर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड, वहाँ तो है ही L², तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सो दैट बिकम्स L2, हेंस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। सो L in terms of HG by C³, L ओनली L करना हो तो यहाँ पे रूट ले लें इसका ना। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑल्सो, आप इसको बाद में याद भी कर सकते हैं। तो L इज HG by C³। तो HG और C की टर्म्स में इसको कैसे लिखना है। और सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं, जहाँ पर, चलो मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए और देखते हैं कि यहाँ पर डायमेंशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो HG by C पावर 5 है ना, इसका रूट तो चेक करें कि ये T होता है, तो इज इट और नॉट देखते हैं। तो पहले तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला, H इज mL2T minus 1, G, हाँ जी बोलिए साथ साथ, m-1, दिस इज L3 एंड T minus 2 and divided by C5, this is LT minus 1, power is 5,
दैट बिकम्स m इज 0, l इज 5, देख रहे हैं आप, t इज -3 और यहाँ पर आ गया l इज 5 एंड t इज ऑल्सो -5। अच्छा, साथ में इसका रूट भी तो था, साथ में इसका रूट लिख लिया जाए, दिस इज 1/2, तो इस सारे का आ गया ये 1/2 और कितना आ गया, तो ये m तो गया, l भी गया, t -3 है, नीचे -5 है, ऊपर जाता है, दैट बिकम्स t2 हो जाता है ये, तो t2 एंड पावर इज 1/2, दैट बिकम्स t, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया t। एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ओनली t इज देयर, इसका डायमेंशनल फार्मूला t ही होता है, यहाँ तो सोचना ही नहीं है, दैट मीन दिस फार्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमने एक और फार्मूला का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक किया। ऐसे बहुत सारे बुक से आप एग्जांपल ले लेंगे, एनसीईआरटी में या डिफरेंट बुक से, यू कैन टेक एग्जांपल एंड चेक करिए कि क्या आप उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के साथ मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा 2-3 बातें सीख लेते हैं, कुछ नए टिप्स ले लेते हैं ताकि हम इन क्वेश्चन को ढंग से डील कर पाए, है ना। अरे रेडी, ओके। एक टिप ये है कि जैसे मानिए मैं लिखता हूं cos ऑफ थीटा, ये है इसका आर्गुमेंट, जैसे cos 30 का 30 इज आर्गुमेंट, राइट। तो ये आर्गुमेंट होता है दिस शुड बी डायमेंशनलेस। क्या बोला, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट शुड बी डायमेंशनलेस, यानी इसके डायमेंशन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई और इक्वेशन लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि साइन ओमेगा टी लिखा है और बताइए भैया कि ये ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कि ओमेगा का डायमेंशन निकालना है तो ओमेगा टी का एज ए होल डायमेंशन नहीं होगा, तो क्या होगा वो m0 l0 t0, तो शुड राइट 1, दैट मीन ओमेगा टी का वैल्यू 1 आएगा। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 1/t, तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, दिस इज t ऊपर आता है, दिस इज t-1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है दैट इज जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी, और यहाँ ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम बात करेंगे ऑसिलेशंस और वेव्स की तो वहाँ पर ये काफ़ी जिक्र होगा इन चीज़ों का। तो एनी हाउ फिलहाल कैसे निकाला, यू हैव सीन। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक हमारे पास वेव होती है जो चल रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, जरा उसका इक्वेशन लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3, लेट अस राइट इक्वेशन y is equal to a sin of omega t minus kx. This is the equation of a progressive wave. क्या है ये, इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। तो वेव का ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट, और ये क्या है, a इज इट्स एम्पलीट्यूड, और क्वेश्चन ये है कि आप ओमेगा के और k के डायमेंशनल फार्मूले निकालिए। हमें हिंट यहाँ से क्या मिला, आंसर कैसे लिखा जाए, वी नो दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस, राइट। अच्छा, एक और बात, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडिड, यानी ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। इज इट, दैट मीन ओमेगा टी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, डायमेंशनलेस है ये, और के एक्स भी डायमेंशनलेस ही होगा। कैन गेट इट, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड। दो बातें इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पर। पहली बात क्या बोली हमने कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट इज डायमेंशनलेस एज ए होल, ओके। और फिर कह रहे हैं कि ये दोनों भी अलग अलग डायमेंशनलेस हैं, तभी तो आंसर विल बी डायमेंशनलेस। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो निकाल देंगे। ओमेगा भी कहा था हमने, दिस इज 1/t, तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया t-1, और यहाँ पर kx है, मुझे k का निकालना है, तो k कितना हो गया, k इज, हाँ निकलिए, k कितना हुआ, k इज 1/x ना, और x क्या है यहाँ पर, x इज डिस्प्लेसमेंट, इफ इट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट, तो k का हो गया l-1। तो यहाँ पर सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग्स, तो x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम एंड a इज एम्पलीट्यूड, राइट। इज इट क्लियर। 2014 के जेई में एक क्वेश्चन था, जेई मेन में, कि आपको शो करना था कि इसके डायमेंशंस नहीं हैं, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ये भी थी, और इसके डायमेंशनलेस शो होने से क्या होना था, वी कैन से कि व्हेन वी गो फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस क्वांटिटी के यूनिट चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायमेंशनलेस है। तो आप इसको एक रूल बना के रखिए कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने पे
किसी क्वांटिटी के यूनिट में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो। तो कैसे शो करें? यहाँ ई तो ठीक है, चार्ज है, हमें पता है कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT होता है। m इज़ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है आपको, ये m होता है। g इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी आपने पढ़ा है, दिस इज m-1 L3T-2। अभी तक हमने जो नहीं पढ़ा वो एप्सिलॉन नॉट नहीं पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, राइट। +2 में तो जाकर हम इसको डिटेल में करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, लेकिन फिलहाल अभी इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाए तो उसकी टेक्निक सीखेंगे, और फिर आप इनको डिवाइड करके यू विल सी कि वेदर इट इज डायमेंशनलेस और नॉट, वो आपने चेक करना है। तो आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। आई एम गिविंग यू ओनली डायमेंशनल फार्मूले फॉर एप्सिलॉन नॉट, हाउ टू गो फॉर दैट। रेडी? ओके। देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला रहता है जो न्यूटन ने दिया था, बिल्कुल वैसा ही कूलम का पढ़ा है अपने फार्मूला, F इज इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। दो चार्जेस जब कहीं रखे जाएं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, यहाँ पे रिपल्शन होगा और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। बात की बातें हैं, पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो फोर्स ये होता है, इस फोर्स से यू कैन फाइंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। तो मेक इट सब्जेक्ट, आपको पता है, दिया आपका फार्मूला, यू कैन फाइंड दिस इज 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो 4 पाई की तो बात छोड़िए, रह गया Q1 Q2 बाई f r²। Q1 Q2 व्हाट इज Q? चार्ज, और चार्ज क्या होता है? AT, दो बार है, दिस इज A2T2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज फोर्स? Force is mLT-2 and R is distance between charges L2, that becomes, अब देखिए यहाँ से m becomes -1, L becomes it's again -1, नहीं -3, क्योंकि 2 यहाँ भी तो है ना, 2 + 1 is 3 and -3, and T becomes -2 goes the numerator is +4 and A is 2. This is m-1, फिर चेक कर लो, L -3 T4 and A2. So this is dimensional formula for epsilon naught. ये होता है permittivity of free space, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी जिक्र करेंगे बाद में क्लास 12th में। फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस के लिए इतना ही काफ़ी है यहाँ पर। Is that clear? So one more problem is there that in some equation pressure is given by A by B e raised power -ax by small kt, where symbols have usual meanings. That means P is pressure, right? And it is also given that this x is distance, K is Boltzmann constant, and T is temperature, right? Everything is clear. T is temperature, this is Boltzmann constant. पिछले वीडियो में इसका भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, if you can recall, heat by temperature, and this is distance. तो क्वेश्चन ये है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी कितना होगा। चलो आपको 4 ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन ये है कि पहला L, L2, L3 और L-2। तो बताइए कि इनमें से बी का डायमेंशनल फार्मूला कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, सिंपल सी टेक्निक है, उसको सुनेंगे ध्यान से तो आपकी बात काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए ई जो लिखा है यहाँ पे ई, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, अभी पढ़ेंगे मैथ्स में इसके बारे में आप। और ई का जो पावर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है -ax/kt, तो एक्सपोनेंट का जो पावर होता है दैट इज आल्सो डायमेंशनलेस। जैसे अभी किया था ना वो ट्रिग्नोमेट्री में, आर्गुमेंट का डायमेंशंस नहीं होते हैं, उसी तरह से पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट इज डायमेंशनलेस। तो बहुत बड़ी राहत मिल गई हमें इस बात को सुनते ही कि ये तो पावर जो होता है ना, दिस डायमेंशनलेस, यानी ax/kt इस सारे का माइनस साइन तो खैर वैसे भी काम का नहीं है डायमेंशंस में, तो ax/kt का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, उसको हम 1 से इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो क्या लिखा जाए फिर? तो ax अपॉन kt, इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? 1। तो वैल्यू भरिए और आंसर निकाल दीजिए। बी का क्वेश्चन तो हमें क्या पूछ रखा है, ऑप्शन तो दिए हैं बी के लिए। तो अब हम लिखेंगे कि P इज इक्वल टू
डायमेंशनल फार्मूला फॉर पी जो होगा ना वो ए और बी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, एग्री डिसएग्री? क्योंकि ये तो सारा क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, यानी इसके डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ बात इसकी होगी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं करेंगे अब हम। ए सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी? सो दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला फॉर पी। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और बहुत से बच्चों ने इसको कर भी दिया होगा अब तक। तो बी कितना हो गया, पहले ए लिखी, अभी निकाला था ए, फोर्स वाला था इसका mlt-2 एंड प्रेशर कितना है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ml-1t-2, सो m गेट्स कैंसिल्ड, t गेट्स कैंसिल्ड, l गोज इन न्यूमरेटर दैट बिकम L2, यानी b का जो डायमेंशनल फार्मूला था, यदि ये ए बी सी डी इनको बोला जाता तो इसमें b वाज राइट ऑप्शन, इट इज L2। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, लेट अस ट्राई। f इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बताइए कि अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वन इज L, L-1, T एंड T-1। लेट अस सी। यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। यदि ये फोर्स है ना, सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, तो सिंबल दो यहाँ पर क्लियर हैं, एक तो फोर्स है ये F हुआ और T इज टाइम, है ना। ये पहली बात है, किसी इक्वेशन में जो सिंबल्स हैं वो उनका मतलब क्या है, अल्फा बीटा पता नहीं है हमें, उनका कुछ निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ही होगा और इसका भी फोर्स का ही होगा। 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इज 30 न्यूटन, यानी ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। फोर्स में फोर्स ही ऐड होगी, फोर्स में कोई और क्वांटिटी जैसे वर्क या पावर ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो अल्फा टी है इसका डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली फोर्स का ही होगा, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज फोर्स इज डायमेंशनल फार्मूला बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स कितना होता है, यू नो इट वेल, mlt-2, और ये कितना हो गया t, सो दैट बिकम्स mlt-3 इफ इट गोज इन न्यूमरेटर। सो चलिए ये बात हुई। अब करते हैं इसी तरह से, इसका भी तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ही होगा कि नहीं होगा, तभी तो ये यहाँ लिखा हुआ है ये। तो बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला भी फोर्स का ही डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। देयरफॉर व्हाट इज बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू f बाय टी स्क्वायर, नॉट बीटा, इनफैक्ट बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे तो नहीं ठीक होता है ना, हमने पहले पढ़ा, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये लिखना पड़ेगा हमें। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, पहले फोर्स लिख लेते हैं, mlt-2 बाय T2 एंड दैट बिकम्स mlt एंड इट गोज इन न्यूमरेटर T-4। तो ये बन गया बीटा का। हमें चाहिए अल्फा बाय बीटा, तो दोनों सामने लिखे हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू, पहले अल्फा लिख लें, अल्फा वाज mlt-3 and beta was mlt-4, देख रहे हैं आप, तो ml gets cancelled, plus 4, तो this is t, that mean अल्फा बाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला जो हुआ वो t हुआ, that mean option C is right in our case. Is it correct? Okay. ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं इसी इक्वेशन में। अब यहाँ लिखा था हमने कि f इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में, यहाँ कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए इसको हम a x रूट या कुछ अल्फा x रूट कर लेते हैं इसके। अब बताइए अब अल्फा बीटा कितना होगा। नाउ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज अल्फा बीटा, इज इट सेम, और यहाँ कुछ चेंज आएगा, लेट अस सी। तो फिर से बात हो जाएगी कि अल्फा x रूट t का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हो गया, जो मर्जी लिख दो, क्या फर्क आ गया, हमें पता है कि होना चाहिए कि x क्या है यहाँ पर, x इज डिस्टेंस, है ना, सिंबल हैव यूज्ड मीनिंग्स। तो अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू f बाय x रूट t, नॉट अल्फा, इनफैक्ट अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला इज दिस। सो व्हाट इज f, f इज mlt-2 divided by x, x is L, power is 1/2 and time is t, so that becomes L is पावर 1 है, नीचे हाफ है तो हाफ गेट्स कैंसिल्ड, L हाफ रह गया जी, एंड व्हाट इज t, t इज -2 एंड इट गोज इन न्यूमरेटर -3 हो गया ये। एंड व्हाट इज बीटा, नाउ इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो अभी भी किया था हमने, कितना आया था, दैट वाज mlt-4, अभी जो किया था
ये तो सेम हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, आप चाहो तो यहाँ भी चेंज कर लीजिए आप चाहे। देयरफॉर अल्फा बाय बीटा कितना हो गया, दैट इज m l पावर 1/2 t पावर -3 डिवाइडेड बाय m l and t power -4. So that becomes, so this is dimensional formula for alpha by beta, and that becomes m gets cancelled, l कितना हुआ, ये 1 ऊपर जाके हाफ, दिस इज -half, and t power -4 ऊपर जाके +4 हुआ, +4 -3 is 1, तो this is l -2t. So this is how we can go with this question. Is it clear? तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, बीच में जो मर्जी हो आपने उनको इक्वेट कर देना है, और जो अननोन क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है, दिस इज द टेक्निक. तो आई होप आपको सारा ये समझ आ रहा है और आप इजीली क्वेश्चन कर पा रहे हैं. तो चेक करो अपने आपको कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. एक्सप्रेशन दिया है पावर का, एंड पावर इज इक्वल टू x² माइनस कुछ भी कह लीजिए c डिवाइडेड बाय at कह लीजिए, एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर AC. अब देखिए एक बात यहाँ पर सिंपल है यूजुअल मीनिंग, ये पावर है, P इज पावर, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम. ये तीन चीज दी है आपको. X डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर ही माइनस होगा, एग्री. यानी C का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो x² का डायमेंशनल फार्मूला होगा. ये हमारा होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहता है. कभी भी इस पे इसको माइनस नहीं करना है, नेवर थिंक दैट कि माइनस करना पड़ेगा हमें. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्म्स के x² के और c का डायमेंशनल फार्मूला सेम है. x² में से यानी डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस के स्क्वायर को माइनस करेंगे, आंसर भी डिस्टेंस स्क्वायर ही आएगा. तो यहां से क्लियर हो गया कि c का तो हो गया जी डायमेंशनल फार्मूला हमारा L2. ओके, दैट मीन न्यूमरेटर का सारा हिसाब किताब खत्म हो गया. अब बात करते हैं 80. अब ये इसके बराबर नहीं है, माइंड दिस थिंग. ऐसा मत करना कि ये पावर तो पावर, क्योंकि एज ए होल ये कंप्लीट है ये. तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, दिस बाई दिस. ऊपर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर L2, और नीचे क्या है, AT का डायमेंशनल फार्मूला. इज इट? इसका डायमेंशनल फार्मूला L2 निकाल चुके हम. नेवर से L2 - L2 0, वो नहीं करना. पहले बात की थी इसकी लास्ट लेक्चर में. L2 है ये और बाय AT. तो A निकाल लिए कितना हुआ, तो A का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये तो L2 है, और इसको नीचे लाएंगे तो ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला, साथ में T भी तो यही रहा ना, तो इसको निकाल लीजिए तो आंसर यहाँ से हमारा निकल जाएगा. तो व्हाट दैट बिकम्स, सो A डायमेंशनल फार्मूला इज पावर. तो पहले पावर का कितना होता है, पावर इज, यस पावर इज, आया फार्मूला इसका, वर्क बाई टाइम. तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज ml2t - 2, टाइम कितना था t, तो इसे ml2t - 3, ml2t - 3, और साथ में है टाइम, वो हो गया t. सो दिस इज L2 कट गया तो m कितना आ गया, -1, and t is, this is -2, it goes in numerator, that becomes +2, m -1 2. Therefore AC का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, A का तो अभी निकाला है एंड C का है L2. ओके, तो ये हो गया m -1 एंड T2, ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला A का. और C का कितना था, भी कहा था L2, दैट बिकम्स m -1 L2 T2. So this is simple idea how we can proceed with such questions. You can look for many such questions in different books, और उन बुक्स से क्वेश्चन करते हुए फिर आप अपने आप को इसमें जरा कॉन्फिडेंट करिए. So after that, in the next session, we'll start the second application of dimension analysis, and that is conversion of one system of units into other. How to change a physical quantity from one unit to other unit. So this we will see in the next video. So मिलते हैं next video में.